नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन और मैं हूं आपके साथ अनंत। इस देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना गलत नहीं होगा और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करता है। कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी ना होने या कानूनी पेचीदगियों के चलते समाज का एक बड़ा हिस्सा सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहाँ मौजूद हैं, आपकी हर कानूनी समस्या में आपके लिए बेहतर सहायता के लिए। और रोज आपके सामने एक नए विषय के साथ हम आते हैं ताकि आपको बेहतर जानकारी उस विषय के बारे में दे सके। और आज का जो विषय है हमारा वो है क्रूएल्टी और रेप से जुड़ा हुआ, कि उसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या नई गाइडलाइंस दी गई हैं घरेलू हिंसा के बारे में। कानूनी सहायता के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। और इसके अलावा भी अगर कोई और सहायता आप हमसे चाहते हैं, कोई और कानूनी सलाह आप चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं बेहतर और निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए। और सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता चेतन शांडिल हमारे साथ हैं स्टूडियो में। आज सर बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। जब हम लोग सर बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की नई गाइडलाइंस की, तो क्रूएल्टी के बारे में क्या नई गाइडलाइंस हैं सुप्रीम कोर्ट की? देखिए, क्रूएल्टी में 498 है जो कि 1984 में लाया गया था। उसके बाद हुआ ऑटोमेटिक अरेस्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी ज़्यादा इसको ड्रकोनियन बताते हुए एक लीगल टेररिज्म की भाषा करीबन 8 या 9 साल पहले बताया था। उसके बाद अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार और करीबन एक हफ्ते पहले माननीय उच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय ने राजेश कुमार एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी पे एक जजमेंट दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक आम व्यक्ति विशेष जो कि दर्द है उसको कवर करते हुए एक ज्यूरी पैनल के हिसाब से एक पब्लिक की एडवांसमेंट स्टेज पे दिया है कि पब्लिक में अब जो भी नुमाइंदे होंगे अंडर द डिस्ट्रिक्ट जज वो सारी चीज़ों को देखेंगे। और ऑटोमेटिक अरेस्ट पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस की है कि कोई भी एक पति को एक अपराधी, पति और उसकी फैमिली को एक अपराधी के रूप में नहीं देखा जा सकता। ठीक है सर, लेकिन इसके मैं सर ये भी जानना चाहूँगा कि जो क्रूएल्टी है उसको कैसे डिफाइन किया गया है, इसमें फॉर्म्स उसके क्या क्या हैं जो कि रिकॉग्नाइज की जाते हैं कोर्ट के द्वारा? क्रूएल्टी इज कैन नॉट बी डिफाइंड। एक अगर आप टेंजिबल डेफिनेशन मांगेंगे तो एक हिंसा का कोई प्रारूप घरेलू उसमें नहीं बताया जाता। मारपीट होती है, की जाती है, लेकिन ज्यादातर मामले विदाउट सपोर्टिव ऑफ मेडिकल एविडेंस होते ही जो कि सिर्फ पत्नी ने मानसिक उत्पीड़न के बारे में लिख दिया, जो हुआ या नहीं हुआ है फिर भी पति और पति की फैमिली को उसको फेस करना पड़ेगा। जी ठीक है, लेकिन जो आपने कहा कि सर कि उनको दोषी नहीं माना जा सकता, तो गिरफ्तारी के बारे में भी लेकर कुछ गाइडलाइंस इसमें दिए गए हैं? क्योंकि अब तक देखते क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 41 सीआरपीसी में पूरा किया गया कि आपको नोटिस देकर बुलाना पड़ेगा, नोटिस में आपको बताना पड़ेगा, कम से कम जेल जाने से एक पति और उसकी फैमिली जो कि मुल्जिम बनाए जाते हैं, और पहले ये होता था कि उनको अरेस्ट करके जेल भेज दिया जाता था जी, कम से कम एक चांस देना चाहिए कि कम से कम वो अपना पक्ष रख सके जी, एक अपराधी के रूप में नहीं, एक पति के रूप में अपना पक्ष रख सके जी। इसको प्रारूप के अनुरूप बताया गया और उसमें स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस पुलिस को और डिपार्टमेंट, द कंप्लीट डिपार्टमेंट को दिया गया है जी। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने से पहले कोई भी अरेस्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये भी सर हमने देखा है चीज़ें कि जो हस्बैंड होता है उसके साथ साथ बाकी पूरी फैमिली का नाम भी कंप्लेंट में लिखा दिया जाता है, चाहे वो वहाँ रहते हैं उस घर में चाहे नहीं रहते। देखिए, जो स्टैटिस्टिक्स है 498 ए की और डोमेस्टिक वायलेंस की, 498 ए पे कंसंट्रेट किया जाए तो तकरीबन 95% ऑफ द मैटर आर सेटल्ड विद इन अ वेरी बहुत ही कम समय में सेटल होते हैं। रीजन क्यों? क्योंकि पति, आज से मैं आपको 5 साल 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ,
पति के साथ साथ उनके घरेलू रिश्तेदार जो भी आसपास के हैं सबका नाम लिख दिया जाता है जी और उनको कोर्ट में मुल्जिम को पेश होना पड़ता है। जी सारी फैमिली का, चाहे वो लव मैरिज हो, चाहे अरेंज मैरिज हो, चाहे किसी तरह की मैरिज हो, सारी फैमिली को कोर्ट में अपीयर होने की वजह से सब फियर साइकोसिस मोड में आ जाते हैं और उस मामले को रफा दफा किया जाता है। जी जो लेन देन होता है उसके बाद ये सेटलमेंट होता है कि हम अपना केस वापस ले लेंगे, आप एक एक्स अमाउंट जो कि दहेज के रूप में दिया गया है उसको वापस कर दें, जो कि अगर आप देखा जाए तो 498A में कहीं भी डिफाइंड नहीं, लेकिन ये एक्सटॉर्शन रैकेट मैक्सिमम केस में देखा गया। जिनके साथ कुछ हुआ नहीं वो बताते हैं कि उनके साथ सब कुछ हुआ, जिसके साथ होता है वो कोर्ट तक पहुंच नहीं पाता। जी ये बहुत ही संवेदनशील एस्पेक्ट था जिसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत से जजमेंट्स में किया। अब फाइनली एकदम स्ट्रिक्टली उसको एनफोर्स करने के लिए बोला गया। जी ठीक है। इस वक्त सर छपरा से राजेश हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं हम तक। राजेश, अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? सर, बिहार में छपरा में 5-6 दिन पहले जी हेलो पुलिस कस्टडी में एक आदमी को इतना मारा गया कि वो अस्पताल में जाते समय दम तोड़ दिया। जी हाँ, इसके ऊपर कुछ हो सकता है क्या सर? आप उनके रिश्तेदार हैं या उनके जानकार? आप इस संबंध से कैसे इस वाक्य से कैसे संबंधित हैं? संबंध नहीं रखता हूँ, इससे मैं कोई संबंध नहीं रखता हूँ। कोई बात नहीं, मैं अब आपको बताता हूँ। हाँ। मैं आपको बताता हूँ, क्रिमिनल लॉ जो है सीआरपीसी, कोई भी जो भी आदमी जिसको उस घटना के बारे में, उस घटना या दुर्घटना के बारे में या ऑफेंस के बारे में पता है, कोई भी अपने कोर्ट के सामने एक पक्ष अपना रख सकता है और शिकायत लगा सकता है। इसमें 3 चीजें हो सकती हैं, उसके परिवार के लोग लगा सकते हैं या आप एक रिट कर सकते हैं। रिट में सारी, पहले तो आप रिट के पहले रिप्रेजेंटेशन देंगे, उसमें बताएंगे जो घटना हुई है उसके बारे में क्या किया और कैसे हुई। अगर वो चीज डिसाइड नहीं की जा सकती तो आप क्रिमिनल रिट में हाई कोर्ट के सामने कर सकते हैं 226 में, आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उम्मीद मैं करता हूँ राजेश, बेहतर सहायता आपको मिली है। प्रोसीजर आप फॉलो कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि ऐसी इस तरह की गलत चीजें वहां पर हुई हैं और इस प्रोसीजर में कोई दिक्कत आपके सामने आती है तो वापस आप हम तक जुड़ सकते हैं बेहतर सहायता के लिए। भैया, ये तो बात हुई क्रुएल्टी की। रेप के बारे में क्या नई गाइडलाइंस है सुप्रीम कोर्ट की? देखिए, रेप में रिसेंटली मेरे ख्याल से जजमेंट आया है जिसमें हिमाचल हाई कोर्ट में और लोअर कोर्ट में, पहले लोअर कोर्ट में सेशंस कोर्ट ने डिसाइड किया था मैटर जो कि काफ़ी क्लियरली बताया गया। मेरे हिसाब से रविंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, हिमाचल प्रदेश शायद, इसमें बताया गया कि जो प्रोसिक्यूट्रिक्स मतलब शिकायतकर्ता थी, उन्होंने बताया कि उनके साथ उनका शारीरिक शोषण मतलब बलात्कार उनके साथ किया गया जी। लेकिन उन्होंने क्रॉस एग्जामिनेशन में 2 चीज़ें बताई थी कि उनसे शादी करने के लिए उनके साथ जो भी हुआ उन्होंने उसकी कंसेंट दी थी, जिसको मानते हुए उनका केस उनके अगेंस्ट में डिसाइड किया गया लोअर कोर्ट में। हाई कोर्ट ने भी वही डिसीजन दिया। सुप्रीम कोर्ट हैज, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एकदम क्लियरली बोला जी, जहां की कंसेंट, जो बालिग लोग हैं उनमें एक ऑफर एंड एक्सेप्टेंस क्लियर है जी। मैंने अगर कोई बात बोली और अगले पक्ष ने उसको एक्सेप्ट किया फॉर्मली एक नॉर्मल एटमॉस्फेयर में जी, उसके बाद कोई भी संबंध स्थापित हुए जी, वो संबंध को बलात्कार नहीं बोला जाएगा। जी। एक जजमेंट में क्लियरली है, बाकी और भी जजमेंट डिसाइड करते हैं। ये एक 498 का एक बड़ा रूप है काफी केसेस में। देखिए, फैक्चुअल मैट्रिक्स आप नहीं बोल सकते कि सारे केस झूठे हो गए, लेकिन मैक्सिमम केसेस में ऐसा देखा जा रहा है कि जो कथन है वो कोर्ट में जब क्रॉस एग्जामिनेशन होता है या मेडिकल डॉक्यूमेंट्स उसको उसके विपरीत ही जाते हैं शिकायतकर्ता के। नहीं, ये सब चीज सामने है कि अगर कोई भी 2 बालिग लोग आपस में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे होते हैं और बाद में संबंध अगर टूट जाता है तो बलात्कार केस दर्ज कराया जाता है। लेकिन इस गाइडलाइन के आने के बाद सर, जो पहले से ही एक्यूज्ड हैं इस मामले में, जिनको आरोपी बनाया गया है, क्या उनके लिए भी राहत होगी? देखिए, राहत की बात तो केस, आखिर कोई घटना किसी के साथ हुई थी, उसी केस के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने बताया। तो घटना का प्रारूप हर केस एक अलग तरीके से देखा जाता है, गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए जी।
जो कि मैक्सिमम केसेस में नहीं की जाती, ना पुलिस द्वारा हाँ और ना ही शिकायतकर्ता, ना ही पुलिस द्वारा, और मैं और पक्षों पे नहीं बोलना चाहूंगा, प्रोसिक्यूशन भी नहीं फॉलो करती है जी जिसको करना चाहिए। जी और उसको करने के बाद जो पक्ष है, अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी स्ट्रिक्ट हो जाए जी तो और जरा और साइंटिफिकली काम करे तो मैक्सिमम केसेस में जो देखा गया है, जो माननीय न्यायालय में उसमें जो आता है निकल कर मामला, जी न्याय जो किया जाता है, जजमेंट्स आते हैं, उसमें माना जाता है कि ये यहाँ पे गलत हुआ है। अगर फर्स्ट स्टेज में ही इन्वेस्टिगेशन अच्छी साइंटिफिक की जाए तो ये मामले उभर के सामने ना आए और सजा काफी जी कम हो और सही रूप से हो, जो पीड़ित है उसको न्याय मिले और जो पीड़ित करने के लिए केस किया गया वो भी सजा का हकदार हूँ सजा का हकदार। ठीक है, इस वक्त गाजियाबाद से सुभाष हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं हम तक। सुभाष, अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? हाँ, मेरा एक मैटर है सर, सर्विस का है, मैं प्लीज जरा जानना चाहता हूँ आपसे मदद के लिए। जी मिलूंगा भी। एक्चुअली ऐसा है, हाँ सर जी हम सुन पा रहे हैं, आप मेरे बोलिए। साथ एक नौकरी में 98 पे मेरे साथ एक गलत डिसीजन लिया प्रशासन ने जी। तब से मैं उसमें मतलब प्रभावित हूँ, मतलब मैं पीड़ित हूँ, परंतु उसमें मैं कोर्ट में नहीं गया। हाँ परंतु उन्होंने ये मान लिया कि ये गलत हो गया था, पर आरटीआई के तहत आप सोचेंगे इसका निर्णय बदल दें तो हम नहीं बदल सकते। जी तो सर इसमें कुछ हो सकता है मेरे सुभाष, बेहतर होगा कि अपनी पूरी समस्या आप हम तक पहुंचाएं, जो कि कॉल पर संभव नहीं हो पाएगा। बेहतर होगा कि आप अपनी समस्या को पूरा लिख कर हम तक भेज दें, या फिर हमारे ऑफिस आकर आप सीधा मिल सकते हैं और बेहतर सहायता आपके संबंध में जरूर की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हम तक जुड़ने के लिए। सर, जैसे कि आपने बात की कि अगर पुलिस अपना काम ढंग से करे तो एक आईपीसी सेक्शन 182 की बात भी यहाँ पर 182 जिसमें सजा का प्रावधान है, अगर कोई भी व्यक्ति शिकायतकर्ता कोई भी गलत जानकारी अपने शिकायत के द्वारा देता है जी और उसको इन्वेस्टिगेशन में करने पे गलत पाया जाता है तो उसको उस हिसाब से उसकी सजा मिलेगी। जी ठीक है, लेकिन सर कई दफ़ा ये भी देखा गया है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक पक्ष की तरफ से इन्वेस्टिगेशन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जाती है, और अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो इन्फ्लुएंस हो जाता है और दूसरा पक्ष शिकायत करता है तो उसका प्रोसीजर क्या है? देखिए, प्रोसीजर तो सीआरपीसी में डिफाइंड है, लेकिन फॉलो नहीं होता है या नहीं किया जाता है या भूल चूक हो जाती है। लेकिन जो व्यक्ति विशेष जिसके खिलाफ अगर वो सही सच अगर उसको गलत फंसाया गया है तो हर बात की अपनी मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर करना चाहूंगा जी। अगर कोई भी किसी को फंसाने की कोशिश की जाती है, झूठी घटनाओं को प्रारूप देकर सही बताने की कोशिश की जाती है, तो वो अपना पक्ष लिखित में समकक्ष अधिकारी, उच्च अधिकारियों को भेजते रहें और रेगुलर भेजते रहें। और इसमें सबसे अच्छा तरीका है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। उस संबंध में क्या किया गया, ये बहुत ही अच्छा है और कारगर तरीका, इसको करना चाहिए। जी ठीक है, इस वक्त मथुरा से अलका हमारे दर्शक। अलका, अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? नमस्ते आप लोगों के लिए। जी नमस्ते। मेरा मेंटेनेंस का केस है जो कि 2007 से चल रहा है और मेरे इसमें जो है मोर देन 5 लाख के करीब अमाउंट हो गया है और कोर्ट का ऑर्डर है ये, तो इसमें या तो गिरफ्तारी, कुर्की, नीलामी सब कुछ, लेकिन मथुरा पुलिस इसमें कोई भी एक्शन नहीं ले पा रही है, तो मुझे क्या करना चाहिए? आप इस संबंध में एक लिखित शिकायत जिस कोर्ट ने आपके लिए ऑर्डर किया है, एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल होनी चाहिए मेंटेनेंस ऑर्डर के लिए कि आपको महंगाई, आपको आपका खर्चे का भत्ता नहीं दिया गया। एक कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल होगी और उसके द्वारा पुलिस को डायरेक्शन देंगे कि वो अपने ये जो भी हैं काम कुर्की का करें। अगर पुलिस ऑर्डर नहीं कर रही है, पुलिस ऑर्डर का कंप्लायंस नहीं कर रही है, तो आप इसके खिलाफ उच्च अधिकारियों को लिखें। अगर वो नहीं मानते तो आप इसमें क्रिमिनल कंटेम्प्ट फाइल कर सकती हैं जी हाई कोर्ट के द्वारा। ठीक है,
ये प्रोसेस तो सर रहेगा, लेकिन जो उनको बता रहे हैं कि उनके भी पैसे 5 लाख के आसपास खर्च हो चुके हैं पुलिस की कार्रवाई डिले होने की वजह से, तो क्या ये भी पैसा उनको वापस उनका मिलेगा? मिलना है, शायद मेरे सुनने में गलती हुई होगी जी। आप थोड़ा सा मेरे को और इसमें बता मेंटेनेंस दें। तो उनको मिल ही नहीं रही है, मेंटेनेंस लेकिन अमाउंट केस 5 लड़ने लाख में है या खर्च उनका 5 लाख हुआ है? मेंटेनेंस तो सर नहीं मिल रही है, लेकिन उनका जो केस में खर्च है डिले की वजह से वो भी 5 लाख तकरीबन हो गया है। तब तो सर उनको मेंटेनेंस नहीं मिलनी चाहिए। अच्छा आई एम सॉरी विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स ऑन अ लाइटर नोट, बट स्टिल अगर जो भी खर्चा है, चाहे वो उनको जो उनका भत्ता है एक वो हाँ जी 125 में जो उनको भत्ता कोर्ट ने दिया है, और जो उनका खर्चा है अगर उसका बिल उनके पास है जी, तो वो भी लगा सकते हैं, वो भी उनको भत्ता दिया जाएगा। ठीक है हल्का, मैं उम्मीद करता हूँ बेहतर सहायता आपको मिली है। पूरा प्रोसीजर अब आप अपना सकती हैं और इस प्रोसीजर के दौरान अगर कोई दिक्कत आपके सामने आती है, विश्वास रखिएगा कि हम लोग आपके साथ यहाँ मौजूद रहेंगे आपकी हर संभव सहायता के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। और इस वक्त ऋषभ हमारे दर्शक, ऋषभ अपनी बात आप रखें। हेलो जी ऋषभ। जी, हमारा कोर्ट का नहीं, फिलहाल वहाँ गए, स्कॉलरशिप हमारा नहीं आता, हमने एक एप्लीकेशन डाला था जो होता है। हेलो अपनी बात अभी एक आप बार फिर आवाज दोहराएं। थोड़ा सा ऊंची करके बोले, तेज बोले। ऋषभ संपर्क टूट गया। संपर्क से टूट गया सर। ऋषभ आपके पास हमारा कॉल जरूर जाएगा, आपका नंबर हम तक पहुंच चुका है, आपके पास ILR की तरफ से कॉल जाएगा और बेहतर सहायता आपकी जरूर की जाएगी। सर और क्या चीज़ें हैं क्रुएल्टी के बारे में और रेप के बारे में जो कि अगर किसी के सामने गलत अगर किसी के खिलाफ शिकायत की जाती है तो उस व्यक्ति को कम से कम पता हो? देखिए, गलत शिकायत का काफी कानून हक आपके पास है, लेकिन आपको सही समय पे सही कार्रवाई करनी जरूरी है और इमीडिएटली अपना पक्ष पुलिस अधिकारियों, थाना अध्यक्ष, कंसर्न थाना अध्यक्ष जिसको SHO स्टेशन हाउस ऑफिसर जी, इंस्पेक्टर और सीनियर ऑफिसर्स को एक लिखित पत्र आपको जरूर भेजना चाहिए, अपना पक्ष जो आप बताना चाहते हैं जी। क्योंकि पुलिस लीगल सिस्टम में एक ऐसा सिस्टम है पुलिस का कि जब भी आपके खिलाफ कोई घटना दर्ज होती है, शिकायत दर्ज होती है, तो आदमी थाने नहीं जाता है और वो अपने डर में रहता है कि पहले वो बेल लेगा, उसके बाद बाकी की कार्रवाई सर करेगा। गलत शिकायत करने पर क्या सजा का प्रावधान है? यस, कितनी सजा सर होती है? देखिए 182 में बहुत ही कम सजा है जी 182 IPC में बहुत ही कम सजा है, मेरे हिसाब से शायद 6 महीने की है जी। और बाकी में सर इसी को लेकर एक सवाल में वो मेरे पास भी था कि अगर किसी के खिलाफ कोई गलत शिकायत की जाती है और वो आरोप लंबे वक्त तक अगर वो चीजें चलती रहती है तो उसको कई साल भी अंदर रहना पड़ सकता है अगर केस ज्यादा लंबा चलता है तो। देखिए शिकायत की दिस इज कॉल्ड मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, हाँ। लॉ ऑफ डैमेजेस जी। इसमें आप डैमेज क्लेम कर सकते हैं हाँ। और आपको सिविल सूट फाइल करना पड़ेगा जी, क्योंकि 182 जो है उसमें सजा बहुत कम है। उसमें मतलब जो पीड़ित है जी। उसको जो मतलब अगर मुआवजा भी देखा जाए वो, और दूसरी चीज जो उसकी पीड़ा है उस पीड़ा को भी कम करने के लिए वो मलहम की तरह नहीं काम करता है। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आपको जुड़ने के लिए, बेहतर जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, उनकी समस्याओं में बेहतर सहायता उनकी करने के लिए। इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन का एकमात्र उद्देश्य यही है कि समाज के हर वर्ग के हर व्यक्ति को बेहतर और समान रूप से सही वक्त पर न्याय मिले। इस बारे में अगर कोई भी कैसी भी दिक्कत आपके सामने आती है तो इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन के जरिए हम लोग आपके साथ खड़े हैं, आपके लिए बेहतर और निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए। नमस्कार।